हमारे YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे उसका मात्र व्यू कि हमारे भारतीय संविधान का व्यू कैसा है। इसके अलावा हम भारतीय संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सबसे पहले बात ये आती है कि राज्य क्या है। तो सबसे पहले आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि राज्य क्या है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो कहलाएगा राज्य व्यवस्था। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना पड़ता है कि राज्य क्या है, हम राज्य किसे कहेंगे, राज्य के कितने अंग होते हैं। राज्य के जो अंग होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, अर्थात वैकल्पिक होते हैं कि एकदम वो परफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं किसी राज्य को राज्य हम तभी कहेंगे जब उस पर चार चीज़ें लागू होती हैं, अर्थात राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। तो ये राज्य का पहला अंग होता है भूभाग, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, एरिया। ठीक। इसके अलावा जो राज्य का दूसरा अंग होता है वो कहलाता है आपका जनसंख्या। ये राज्य का दूसरा अंग होता है। जो राज्य का तीसरा अंग होता है वो होती है सरकार, और राज्य का जो चौथा अंग होता है वो कहलाता है आपका संप्रभुता। किसी राज्य को राज्य हम तभी कहेंगे जब उसके पास ये चार चीजें हों। नंबर एक, भूभाग होना चाहिए, जैसे कि भारत एक क्या है, राज्य है। राज्य का मतलब आप प्रांत से नहीं लेंगे, किसी स्टेट से नहीं लेंगे। भारत एक देश है, तो देश है, तो देश में ये चार चीजें होना चाहिए। जब तक ये चार चीजें नहीं होंगी वो राज्य राज्य नहीं कहलाएगा। नंबर एक, भूभाग, अर्थात भारत का क्या है, एक निश्चित क्षेत्रफल है। जैसे आपको कह दिया जाए कि ये भूभाग है, आप यहाँ की क्या है, राजा है, तो आप यहाँ के राजा हैं, शासन किस पर करेंगे, शासन करने के लिए कोई तो चाहिए। तो शासन करने के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है, क्योंकि यही जनता को क्या कहेगी, राजा कहेगी। ठीक। तो राज्य के लिए दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या हो गया, आपका जनसंख्या हो गया। इसके अलावा राज्य का जो तीसरा अंग होता है वो सरकार होता है, अर्थात इस सरकार का कार्य होता है कि प्रशासनिक सेवा स्थापित करना, अर्थात राज्य में कहीं अराजकता तत्व न फैले। इसके अलावा कहीं पर कोई ऐसा कार्य ना हो जो जनसंख्या, जो जनता के लिए खतरनाक हो। इस कारण सरकार क्या करती है, कुछ सेवाएं देती है, अर्थात आपसे टैक्स लेगी, टैक्स के बदले आपको क्या करती है, सेवा देती है। इसके अलावा राज्य का जो चौथा अंग कहलाता है वो कहलाता है संप्रभुता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं में प्रभु या स्वयं में मालिक। कहने का मतलब ये है किसी देश को देश हम तभी कहेंगे जब उसके पास ये अंग होना महत्वपूर्ण है। जैसे भारत देश है, 1947 के पहले एक देश नहीं था, एक राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत देश के पास भूभाग था, भारत देश के पास जनसंख्या थी, भारत देश के पास सरकार थी, लेकिन भारत देश के पास क्या नहीं था, संप्रभुता, अर्थात आंतरिक और वैदेशिक निर्णय लेने की शक्ति भारत के पास नहीं थी। इस कारण भारत एक राज्य नहीं था। आप जानते हैं कि शुरुआत से ही मानव जो है वो डर की स्थिति में रहा है। संप्रभुता का अर्थ होता है स्वयं में प्रभु, अर्थात कहने का मतलब ये होता है आंतरिक और वैदेशिक निर्णय लेने की शक्ति। जैसे मान लिया जाए 1947 के पहले भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं था, तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। आज जैसे मान लिया जाए कि हमें चीन के साथ संबंध स्थापित करना है, तो हम इसमें अब इंग्लैंड वालों की परमिशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के पास क्या है, संप्रभुता है। आज मान लिया जाए कि भारत देश को पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना है, तो हम इंग्लैंड वालों की परमिशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत देश क्या हो गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया है। आज मान लिया जाए हमें किससे वैदेशिक संबंध स्थापित करना है, किससे नहीं करना है, ये हम परमिशन इंग्लैंड वालों से नहीं लेंगे। पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती थी 1947 के पहले। क्यों? क्योंकि भारत क्या था, एक उपनिवेश था, किसका, ब्रिटेन वालों का। इस कारण भारत के पास ये नहीं था। जब भारत के पास ये हो गया है तो भारत पूर्ण रूप से एक अपना राज्य स्थापित कर चुका है। अब यदि भारत को किसी के साथ संबंध बिगाड़ना है या किसी का साथ सुधारना है तो हम इंग्लैंड वालों की परमिशन नहीं लेंगे। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि कुछ देश ऐसे भी हैं
जो देश कहलाते हैं वास्तव में उसमें देश की परिभाषा स्थापित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि किसी राज्य को राज्य हम तभी कहेंगे उसके पास चार चीज़, जैसे आज मान लीजिए तिब्बत को ले लिया जाए, तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वहाँ देखिए उनके पास क्या नहीं है, भूभाग नहीं है। देखिए दलाई लामा के पास क्या है, जनसंख्या है, दलाई लामा के पास खुद की सरकार है, इसके अलावा दलाई लामा के पास संप्रभुता है, लेकिन दलाई लामा के पास क्या नहीं है, भूभाग नहीं है। तो कुछ ऐसे देश हैं, अपवाद हैं, जो अपने आप को देश कहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास भूभाग नहीं है। किसी के पास भूभाग है तो किसी के पास संप्रभुता नहीं है, किसी के पास भूभाग है, संप्रभुता है, तो किसी के पास सरकार, लेकिन जनसंख्या सबके पास है। कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ की एक निश्चित जनसंख्या ना हो। तो किसी राज्य को राज्य हम तभी कहेंगे जब उसके पास ये चार चीजें होना आवश्यक होती हैं। इसके अलावा अब यदि भारतीय संविधान का विदेशी संविधान से तुलना की जाए, जैसे भारत की तुलना हम 3 देशों से करेंगे, भारतीय संविधान की तुलना 3 देशों से की जाए तो वो 3 देश कौन कौन कहलाएंगे? एक कहलाएगा आपका ब्रिटेन, और एक कहलाएगा आपका अमेरिका, और एक आपका हमें तुलना करना है इससे कि यहाँ का संविधान क्या कहता है, यहाँ का संविधान क्या कहता है और भारत का संविधान क्या कहता है। तो आपने सीधा पढ़ा होगा कि अमेरिका का जो पावरफुल व्यक्ति है वो सीधा राष्ट्रपति होता है। यहाँ पढ़ा होगा कि भारत देश की कार्यपालिका का जो प्रमुख है, जो वास्तविक प्रमुख है, आपने पढ़ लिया, सीधा प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था क्यों है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंतर्गत एक देश आता है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड वालों ने भारत के ऊपर शासन किया था। ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बनेगा, एक इंग्लैंड होता है, एक वेल्स और एक आपका स्कॉटलैंड। ये जब 3 देश मिल जाते हैं तो 3 देशों का समूह आपका क्या कहलाता है, ब्रिटेन कहलाता है। तो सबसे ज्यादा शासन किया इन लोगों ने किया। ये वाले जो देश हैं वेल्स और स्कॉटलैंड, ये पूर्वी क्षेत्र में चले गए थे, इन्होंने व्यापार पूर्वी क्षेत्र में किया था, लेकिन इंग्लैंड वालों ने व्यापार भारत देश में किया था। ठीक, अब जैसे आप पढ़ते हैं कि भारतीय संसद के 2 अंग होते हैं, एक आप पढ़ते हैं लोकसभा और एक आप पढ़ते हैं राज्यसभा, ये 2 अंग पढ़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अमेरिका में भी सिस्टम बना है। अमेरिका में इसके जो 2 अंग होते हैं वो कहलाते हैं, एक कहलाता है सीनेट और एक कहलाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक ये होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रिटेन या सीधी बात करें इंग्लैंड में एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो गवर्नर जनरल बनकर आते हैं उनके नाम के आगे लिखा होता है लॉर्ड्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो जो आते थे वो गवर्नर जनरल, वो कहाँ से आते थे, सीधा यहाँ से आते थे, इसलिए इनके नाम के आगे लिखा था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब केवल तुलना करनी है, तो आप जानते हैं कि भारत देश की जो कार्यपालिका का मुखिया होता है वो सीधा प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो अधिकांश 99% लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन भारत देश में कुछ ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो लोकसभा से ना आकर सीधा राज्यसभा से आए, जैसे आपके श्रीमती इंदिरा गांधी, इसके अलावा एच.डी. देवगौड़ा, ये ऐसे प्रधानमंत्री, इसके अलावा मनमोहन सिंह, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने, ये लोकसभा से नहीं बने। जैसे वर्तमान की बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो ये जो प्रधानमंत्री बना है कहाँ से बना है, सीधा लोकसभा से बना है। इसके अलावा ये आपका जो दूसरा अंग होता है भारतीय संसद में राज्यसभा। आप पढ़ते हैं कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, उच्च सदन। इसका कार्य क्या होता है, कोई राज्य पीछा ना हो, कोई राज्य पीछे ना हो, इस कारण सभी राज्यों का अपना अपना प्रतिनिधित्व दिया जाता है कि ये जो सदस्य होंगे ये जाकर संसद में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक होता है सीनेट, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
इसका कार और इसका कार अंतर होता है। जो आपका राष्ट्रपति बनता है वो यहां से बनता है। जैसे आप पढ़ते हैं कि वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहाँ से, सीनेट से। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा भारत देश में कोई मंत्री तब बन सकता है केंद्रीय मंत्री, या तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या कहाँ का होना चाहिए, राज्यसभा का। तब भारत देश में मंत्रिमंडल का गठन होता है। यदि मान लिया जाए किसी को मंत्री बना भी दिया, यदि किसी को मंत्री बना भी दिया तो 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं होती। अमेरिका का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। राष्ट्रपति स्वयं की एक अपनी कार्यपालिका या विधायिका बना सकता है। क्यों बना सकता है वहाँ का राष्ट्रपति? क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है। वहाँ का राष्ट्रपति चाहे जिस व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, उसका चुनाव हुआ हो अथवा ना हुआ हो, वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। जितने दिन राष्ट्रपति रहेगा उतने दिन मंत्री भी रहेगा। लेकिन भारत देश में क्या, भारत देश में कोई मंत्री तब बनेगा या तो वो लोकसभा का होना चाहिए या राज्यसभा। सेम ये कंडीशन जो भारत में लागू होती है, ये कंडीशन कहाँ लागू होती है? आपकी ब्रिटेन में। यहाँ भी किसी को मंत्री बनाया जाएगा तो हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इन दो में से एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर यहाँ की सदस्यता लेनी पड़ती है, या तो आप यहाँ से लीजिए या आप यहाँ से। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 2014 में चुनाव होगी, अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया गया, वो लोकसभा का चुनाव हार गया। तो अरुण जेटली को हमें वित्त मंत्री बनाना था, उसको बना दिए, लेकिन उसका चुनाव कहाँ से करा दिया था? राज्यसभा से करा दिया था। इस कारण वो मंत्री बना रहा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में देखो, आप चुनाव जीते अथवा हारे, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मंत्री बन सकता है। इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में और भारत की स्थिति एक है। जैसे इंग्लैंड में देखें या ब्रिटेन में देखें, यहाँ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वास्तव में वो प्रधानमंत्री होता है। जैसे भारत में होता है वैसे कहाँ होता है? आपका ब्रिटेन में होता है। लेकिन अंतर क्या है यहाँ और यहाँ में, ब्रिटेन में और भारत में? यहाँ जो देश का मुखिया होता है, जो देश का संवैधानिक मुखिया होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ये कहें कि कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है ब्रिटेन का राजा। यहाँ ब्रिटेन का जो राजा है वो राष्ट्रपति है, और भारत देश का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? यहाँ का राजा है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि भारत देश के राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष बाद होता है, लेकिन यहाँ के राजा का चुनाव नहीं होता है। यहाँ पर जो राजा अथवा जिसे हम राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, ये वंशानुगत होता है। बस इतना अंतर है। यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? वहाँ का राजा करता है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा छाप छोड़ी है वो हमारे ब्रिटेन ने छोड़ी है। अब इसके अलावा आता है शासन। शासन कितने प्रकार का होता है? तो शासन 2 प्रकार का होता है। एक शासन कैसा कहलाएगा आपका? शासन एक होता है आपका राजतंत्र, और एक कहलाता है शासन आपका गणतंत्र। राजतंत्र क्या है? यहाँ पर वंशानुगत शासन होता है, पिता के बाद पुत्र गद्दी पर बैठे, ऐसा शासन राजतंत्र शासन। गणतंत्र क्या है? जहाँ का मुखिया एक निश्चित समय के बाद गणतंत्र मत द्वारा ये कहें कि जनता द्वारा चुना जाता है, ऐसी व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। तो एक निश्चित समय में इसका चुनाव होगा। निश्चित समय क्या है भारत देश में? 5 वर्ष का। अमेरिका में कितना है? 4 वर्ष का है। तो यहाँ की व्यवस्था, अमेरिका की व्यवस्था कैसी है? आपकी गणतंत्रात्मक है। ब्रिटेन की कैसी है? गणतंत्रात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जिस मुखिया का चुनाव होता है। भारत देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो इसका चुनाव एक निश्चित समय बाद जनता द्वारा होगा। यदि जनता द्वारा नहीं होता तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के लेते हैं, इसके अलावा विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। विधानसभा जिसे हम बोलते हैं विधायक, लोकसभा जिसे बोलते हैं हम सांसद। तो ये 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। फिर जनता के प्रतिनिधि क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब गणतंत्र शासन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अध्यक्ष वाला और एक होती है संसदीय शासन। जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था होगी, ये वाली, जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था होगी, वहां की कार्यपालिका का जो वास्तव में मुखिया होगा वो आपका प्रधानमंत्री होगा। जैसे भारत देश में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है।
तो भारत देश की कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से कौन होगा? राष्ट्रपति। ब्रिटेन चले जाओ, ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था होगी उस देश की कार्यपालिका का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जहां पर अध्यक्ष वाली व्यवस्था होगी, ये वाली होगी, उस देश की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। जैसे कि मान लिया जाए आपका अमेरिका, तो अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल होता है और भारत देश में प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? अध्यक्ष। और भारत देश में कौन सी? संसदीय। जिस देश में संसदीय होगा वहां पर प्रधानमंत्री होगा, जिस देश में अध्यक्ष वाली होगी वहां पर आपका राष्ट्रपति पावरफुल होता है। इसके अलावा संसदीय और अध्यक्ष वाली व्यवस्था में एक और अंतर होता है। जैसे अंतर की बात करें तो इसमें जो पहला अंतर आता है, जैसे आप पढ़ते हैं कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं चलता है। अमेरिका की स्थिति दूसरी है। बात अमेरिका की करें तो आपको बताया, एक होती है परिसंघ व्यवस्था और एक होती है आपकी संघीय व्यवस्था। केवल इसमें बी की बात कर रहे हैं हम। परिसंघ क्या है और संघ क्या है? जैसे मान लिया जाए कि भारत देश की जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, और अमेरिका की जो व्यवस्था है वो परिसंघ व्यवस्था है। इतना अंतर है। संघीय व्यवस्था क्या है? जैसे मान लिया जाए कि आज आपका ये वाला राज्य है, ये राज्य का नाम हम दे दिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को हम मान लिया जाए 2 भागों में बांट दें, तो ये वाला भाग कहलाएगा आपका, जैसे मान लिया 2 राज्य बन गए, एक तो हो गया आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका मान लिया जाए कहलाने लगा तेलंगाना। तो ये आपका जो नया राज्य बना है इसकी मजबूरी होगी कि हमेशा कहा जाएगा ये भारत देश में सम्मिलित होगा। क्यों? क्योंकि भारत देश में कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। भारत देश में आज मान लिया जाए कि आप पढ़ते भारत देश में 28 राज्य हैं। यदि 28 के भारत देश में 56 राज्य हो जाएं तो ये 56 राज्य भी किसके कहलाएंगे? भारत देश के कहलाएंगे, क्योंकि इस नए राज्य की मजबूरी है कहाँ मिलेगा? भारत में। लेकिन अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। यदि मान लिया जाए अमेरिका में 51 प्रांत हैं, अमेरिका में 51 प्रांत है। यदि मान लिया जाए अमेरिका का कोई प्रांत है, ये प्रांत है, यदि मान लिया जाए इस प्रांत का बंटवारा कर दिया जाए, ये प्रांत आपका बढ़ चुका है। अब ये जो नया वाला प्रांत होगा तो इसके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा? चाहे तो अपना खुद का एक नया देश बना सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? चाहे तो ये अमेरिका में सम्मिलित हो सकता है। तीसरा ऑप्शन इसके पास क्या है? ये अन्य देश में भी सम्मिलित हो सकता है। तो जो नया राज्य बनेगा इसके पास 3 ऑप्शन है। क्या? एक खुद का नया देश बना सकता है, दूसरा अमेरिका में सम्मिलित हो सकता है, तीसरा अन्य देश में भी सम्मिलित हो सकता है। लेकिन भारत देश में केवल एक कंडीशन है, उसे कहाँ सम्मिलित होना पड़ेगा? केवल भारत देश में। बस इतना अंतर है। जिस राज्य का नया जैसे राज्य बना, कंडीशन ज्यादा है इसके पास, तो ऐसी व्यवस्था होगी परिसंघ। क्योंकि अमेरिका देश आजाद होना चाहता था, राज्य को इकट्ठा करना चाहता था, उसने राज्यों को भी अधिकार दे दिया कि भैया आप चाहे तो भविष्य में हमसे अलग हो सकते हैं। लेकिन आज भारत देश से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत देश में संघीय व्यवस्था है। अमेरिका का कोई भी प्रांत किसी भी देश में सम्मिलित हो सकता है। अमेरिका का कोई भी प्रांत, जैसे अन्य देश मान लिया जाए कि आज भारत के यहाँ जैसे मान लिया पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बगल में एक देश है बांग्लादेश। तो अब ये पश्चिम बंगाल जो होगा इसकी इतनी क्षमता नहीं है कि कहाँ सम्मिलित हो जाए? बांग्लादेश में। लेकिन मान लिया जाए अमेरिका के बगल में एक देश है कनाडा, तो इसका जो प्रांत होगा, ये जो प्रांत है ये चाहे तो कनाडा में सम्मिलित हो सकता है। तो ये संघीय व्यवस्था, ये परिसंघीय। भारत देश में संघीय व्यवस्था है, कोई भी राज्य अलग भारत से नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में राज्य अलग हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो अमेरिका है वो भी किस ओर आ रहा है? वो भी आपकी संघीय व्यवस्था की ओर अमेरिका आ रहा है।
अब हम भारतीय संविधान का केवल व्यू पढ़ा, अर्थात इसमें पढ़ा तुलनात्मक अध्ययन कि हमने भारतीय संविधान या पढ़ेंगे न्यू कि भारतीय संविधान की स्थापना कहाँ से होती है, इसके अलावा भारतीय संविधान क्या कहता है, इसके अलावा भारतीय संविधान में जो आपकी लोकसभा, राज्यसभा जिसे हम संसद कहते हैं, इसके बाद विधानसभा पढ़ेंगे, इसके बाद न्यायपालिका। तो ये जो सब चीजें होती है अन्य देशों में होती है। तो जैसे मान लिया जाए हम संसद पढ़ेंगे तो हर देश की संसद के बारे में पढ़ेंगे कि अमेरिका की संसद क्या कहती है, भारत की संसद क्या कहती है और ब्रिटेन की संसद क्या कहती है। तो ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन होता है। लेकिन चूंकि अब केवल हमें किससे मतलब है, भारतीय संविधान से मतलब है, तो अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था।